हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोग के सामने प्रोजेक्ट रेल के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र 2023 का जो अपलोड किया गया फ्रेंड्स, वो मैं लेके आऊँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख सकते हैं हम विषय सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का लेके आऊँ। देख सकते हैं आप लोग कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2022-23 हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित है। यानी फ्रेंड्स ये जिला प्रशासन कोडरमा के द्वारा अपडेट किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे कोडरमा के उपायुक्त जो है आदित्य रंजन सर के द्वारा अपलोड किया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग को पढ़ सकते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने मॉडल नंबर 2 लेके आता हूँ। इससे पहले मैं मॉडल सेट 1 अपलोड कर चुका था। तो चलिए मैं आप लोग के सामने मॉडल सेट 2 आप लोग के सामने सभी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, मॉडल प्रश्न संख्या पत्र 2। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पूरा मैं ऑपरेशन के साथ बताऊंगा ताकि आप लोग को एक क्वेश्चन से कम 3-4 क्वेश्चन मिल सके। पहला, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बोला जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इसका सबसे पहले ये जाने, इसका जो राइट आंसर होगा 1871। इसका राइट आंसर क्या होगा 1871, यानी 1871। अब देखिए मैं एक्स्ट्रा कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा फ्रेंड्स, जर्मनी का एकीकरण का जो प्रारंभ हुआ 1866 में प्रारंभ हुआ था। क्लियर है। और यह जो अंत हुआ था वह 1871 में अंत हुआ था। क्लियर है, यानी यहाँ क्वेश्चन पूछा कब पूरा हुआ था, 1871 में पूरा हुआ था। ठीक है, और प्रारंभ कब हुआ था 1866 में। क्लियर है। और बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का नायक कहा जाता है। क्लियर है, बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का नायक कहा जाता है। क्लियर है। और याद रखेंगे, जर्मन का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था उसका नाम था प्रसा। क्या था फ्रेंड्स, प्रसा। ये चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की। तो फ्रेंड्स काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है यह भारत के राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज की पुस्तक। क्लियर है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका नाम है भारत की खोज। भारत की खोज लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर है। और बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया। पहला लिखा गया था फ्रेंड्स केसरी, एक पुस्तक लिखा गया था केसरी, और एक लिखा गया था मराठा, एक पुस्तक लिखा गया था मराठा। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, केसरी जो पुस्तक लिखा गया था वह मराठी भाषा में लिखा गया था। केसरी जो पुस्तक लिखा गया था वह मराठी भाषा में लिखा था किया था। क्लियर है। और उसके साथ साथ जो मराठा पुस्तक है वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने ये पेपर में आ सकता है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब पारित हुआ। तो फ्रेंड्स फेमस पूना पैक्ट जो पारित हुआ था, इसके मैं आंसर बताता हूँ। तो पूना पैक्ट फ्रेंड 1932 में पारित हुआ था। मैं डेट के साथ बताता हूँ, 24 सितंबर, यानी कि 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट लागू हुआ था। क्लियर है। अब पूना पैक्ट जो था फ्रेंड्स, ये 2 लोगों के बीच, यानी कि भीमराव अंबेडकर यानी संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच ये बैठक हुआ था। क्लियर है। वह, और ये जो फ्रेंड्स हुआ था ये पुणे के यरबदा जेल में हुआ था। याद रखेंगे ये कहाँ पे हुआ था, पुणे के यरबदा नामक जेल में हुआ था पूना पैक्ट। क्लियर है। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल सॉरी भीमराव अंबेडकर के बीच में। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रभावों का उल्लेख किया। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के लिए सबसे पहले व्यापार का भी उल्लेख किया, श्रम का भी, पूंजी का भी, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपयुक्त सभी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉबर क्या है। तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आप लोग तोड़ के देखते हैं, जिस चीज़ का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, अगर आप लोग तोड़ते हैं तो देखिए क्या लिख रहा है, जॉबर। तो फ्रेंड्स आप देखिए इसको 2 शब्द को अगर हम लोग हटाते हैं, हाइड करते हैं, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, जॉब। जॉब समझते हैं जिसके लिए आज सभी लोग आप मेहनत करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए जॉबर क्या है, तो सबसे पहले देखिए जॉबर क्या है फ्रेंड्स, मैं उसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। कोई पुराना तथा विदास कर्मचारी होता था। देखिए जॉबर क्या होता है ना, जो आप लोग को किसी के लिए एक कर्मचारी होता था, यानी पुराना तथा विश्वस्त कर्मचारी होता है ये। क्लियर है। ये फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। यह अपने गांव में लोगों को काम के भरोसे लाता था और उसे काम देने का कार्य करता था। एक था जॉबर का कार्य। क्लियर है, ये था। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पुराना तथा विश्वस्त कर्मचारी था ये, किसी लोगों को अपने गांव में लाता था, उसे जॉब देता था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा था। तो फ्रेंड्स भारत में पहला कपड़ा मिल वो सूरत में लगा था 1854 में। कहाँ लगा था फ्रेंड्स, 1854 में। ये भी आप लोग को याद रखना है। क्लियर है। अब भारत में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो इनकम जो आता है फ्रेंड्स, वो आपका कपड़ा से ही आता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भारत का कोयम्बटूर जो बोलते हैं वो अहमदाबाद को कहते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड
ब्लॉक छपाई का तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? तो फ्रेंड्स वुड ब्लॉक छपाई का सबसे पहले जो मशीन जो विकसित हुआ था चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? और गुटेनबर्ग को इसका जनक कहते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये जानना चाहेंगे छोटा वर्ड कॉर्न लॉ होता क्या है। देखिए कॉर्न लॉ क्या था, यह अंग्रेजों के द्वारा या फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया खाद्य कानून था। क्या था फ्रेंड्स? एक खाद्य कानून था, ठीक है, खाद्य कानून था। ये भी आप लोग बता सकते हैं। यानी किसके द्वारा लगा था? ब्रिटेन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के द्वारा लगा था। क्लियर है? और क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, यह कब से कब के बीच में लगा था? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, वह 1815 से लेकर 1864 के बीच में लगा था। ठीक है, कि किसने लगाया था? तो ब्रिटेन वाले लोगों ने लगाया था। ठीक है, किससे संबंधित था? ये खाद्य कानून से संबंधित था। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लौह एवं रक्त का जो नीति लाया था वह बिस्मार्क लाया था। किसने लाया था फ्रेंड्स? बिस्मार्क ने लाया था। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग, बिस्मार्क ने लाया था। क्वेश्चन आता है कब लाया था? तो फ्रेंड्स इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, 1862 में लाया था। क्लियर है? अब पूरे विश्व में सबसे पहली बार जो लौह एवं रक्त नीति का जो लाया था वह गुलाम वंश के एक नायक थे जिसका नाम था बलबन। कि क्या था फ्रेंड्स? बलबन। सबसे पहले लाया गया था बलबन के द्वारा। लेकिन याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो बिस्मार्क ने लाया था। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग, 1862 में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ा था? तो फ्रेंड्स भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था कृषि के क्षेत्र में, जिसमें गेहूं मुख्य फसल था। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है भारत में आर्थिक महामंदी कब आया था? काफी तगड़ा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे भारत में आर्थिक महामंदी 1929 में आया था। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया था? श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया था? तो फ्रेंड्स श्रीलंका में जो था वह सिहली का था। किसका था फ्रेंड्स? सिहली का। यानी कि श्रीलंका आप लोगों को पता होगा दो भाग में बढ़ गया था। तो अगर आप लोग श्रीलंका का मैप देखते हैं ना, तो जो सबसे ऊपरी पार्ट्स होता है वह तमिल भाग था। और वैसे याद कर सकते हैं क्योंकि सबसे नीचे हमारा क्या तमिलनाडु है, तो वहाँ के ऊपरी वाले जो पार्ट्स थे वह तमिल भाषा वाले लोग थे। और जो मैक्सिमम भाषा वाले थे वह सिहली भाषा के थे। ठीक है, सिहली भाषा के थे। तो वहाँ पे अधिकतम बनाए रखने का कार्य किया था सिहली। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चंस क्या बोला, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो इससे लिख सकते हैं संघीय शासन व्यवस्था में। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। क्लियर है? ये दोनों के बीच विभाजन होता है। क्लियर है? जैसे भारत एक क्या संघीय शासन व्यवस्था है, इसमें आप लोग देखेंगे केंद्र सरकार भी कानून बनाता है और राज्य सरकार भी कानून बनाता है। तो ये होता है। ठीक है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया? फ्रेंड्स सबसे पहले अस्पृश्यता को बोलते हैं अनटचबिलिटी, यानी छुआछूत। तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 17 में, भारत के आर्टिकल नंबर 17 में ये जिक्र किया गया छुआछूत को। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, छुआछूत को बोलते हैं इसमें, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 15 में ये कहा गया है सभी को लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। क्लियर? यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना या उत्तराधिकार, ये सभी जो विषय है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है फ्रेंड्स? समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगी। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले भारत के संविधान संशोधन नंबर 7, ठीक है, ये आप लोग को 3 लिस्ट जारी करता है। एक होता है फ्रेंड्स संघ सूची। क्या होता है? एक संघ सूची, मैं लिख देता हूँ। एक होता है फ्रेंड्स संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, ठीक है, और इसे प्रांत सूची भी कहते हैं, और एक होता है समवर्ती सूची, जिसमें जिक्र किया गया अब सभी को अधिकार दिया गया। क्लियर है? जब भारत में कानून जब बना था, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले संघ में कुल 97 अधिकार थे, यानी संघ की तरफ से कुल 97 अधिकार थे, और अभी वर्तमान समय कुल 100 है। क्लियर है? राज्य सूची, तो राज्य सूची की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स प्रारंभ में शुरू में यह 66 था। कितना था? 66 था, और अभी वर्तमान समय देखा जाए तो यह 61 है। क्लियर है? और समवर्ती सूची की संख्या शुरू टाइम 47 थी, और अभी कितना है फ्रेंड्स? 5 बढ़ा दिया, यानी कि 52 है। ये याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? और मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए शिक्षा हो गया, चाहे वन हो गया, चाहे विवाह हो गया, या गोद लेना हो गया, चाहे उत्तराधिकार, ये सभी जो अधिकार आप लोग देख रहे होंगे, यानी ये जो सभी आप अधिकार जो देख रहे हैं, ये आप लोग 52 भाई है, यानी ये अभी पहले देखिए 1976 में, यानी 1976 में ये सभी को जोड़ा गया था समवर्ती सूची में। याद रखेंगे, ठीक, 1976 में जोड़ा गया था। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन
का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध जो था वह बांध बनाने से रोकने से था, बांध बनाने से रोकने से था। और इससे जो संबंधित व्यक्ति था उनका नाम था मेधा पाटेकर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेधा पाटेकर का संबंध आपका बांध बनाने के रोकने से था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, नर्मदा नदी से संबंधित था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारत का सबसे पूर्व यानी कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1885 में। मैं मेंशन कर देता हूँ डेट के साथ, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और अभी वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे है, याद रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसका बताना चाहता हूँ आंसर। तो इसका जो आंसर है 1954 से 1968 के बीच में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 1954 से 1968 के बीच में था, ऑप्शन नंबर बी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। क्लियर है? और याद रखेंगे भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या 12 है। कितना है? 12 है, जिसमें 8वां अनुसूची का संबंध भाषा से है और 7वां सूची का संबंध केंद्र एवं राज्य के बीच विभाजन था, जो अभी मैं आप लोग को बताया था, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची से था, ठीक है। और 8वां का भाषा से है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाषा के आधार पे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और शुरू में था, यानी कि भारत में कुल जो भाषा के आधार पे 1956 में अलग किया, राज्य का जो गठन हुआ था 1956 में, ठीक है। और 1956 में भारतीय संविधान के अनुसार कुल भाषा की जो संख्या थी 14 थी। मूल रूप से कितना भाषा थी? 14 थी। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग 1969 में एक भाषा जोड़ी गई, तो यानी वह 15वां भाषा हो गया था, जिसका नाम था सिंधी। और अभी कुल भाषा कितना है? 22 है। और 22वां जो भाषा हुआ संथाली भाषा, जो कि झारखंड का है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो देखिए काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए, महिलाओं का आरक्षण के बारे में जिक्र किया गया, तो मैं इसके बारे में पूरा बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 50%। कितना होता है फ्रेंड्स? 50%, मैक्सिमम होता है 50%, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारे संविधान में फ्रेंड्स संशोधन होता है। क्लियर है? तो 73वां संविधान संशोधन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का जो अधिकार मिला था वह 33% मिला था। कितना परसेंट मिला था छूट के लिए? तो पंचायत में जो अधिकार था वहाँ पे 33% छूट मिला था। लेकिन 2009 में फ्रेंड्स, यानी कि याद रखेंगे आप लोग, 2009 के समय इस परसेंट को बढ़ाकर फ्रेंड्स कितना कर दिया गया? 2009 में इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया। और सबसे पहले 50% आरक्षण देने वाला जो राज्य था वह बिहार था। इसे भी याद रखेंगे। तो कितना होता है फ्रेंड? 50% होता है। क्लियर है? ठीक है, 2006 में किया गया था। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3), याद रखेंगे आप लोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान देने का अधिकार देता है। ठीक है, 15(3), ठीक है। महिलाओं लोग को जो विशेष अधिकार है ना, आर्टिकल नंबर 15(3) के तहत दिया जाता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग एक पॉइंट्स और मैं बताता हूँ। जो पंचायत होता है, भारत में पंचायती राज का जो गठन हुआ था वह जो लागू हुआ था वह 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, हम भारत के लोग, ये क्या है? लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक होगा। क्या होगा? ये लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड लोकतंत्र एक ऐसा है ना, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया सरकार को ही बोलते हैं लोकतंत्र। ठीक है, इसलिए सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कहता है। और लोकतंत्र दिवस जो भारत में मनाते हैं वह 15 सितंबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, 15 सितंबर को मनाते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। नेक्स्ट, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा जो सबसे ज़्यादा जो भारत में पाई जाती है वह गुजरात में पाई जाती है। कहाँ फ्रेंड्स पाई जाती है? गुजरात में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी, उस मिट्टी को कहते हैं जलोढ़। देखिए, जो जल से बहकर जो मिट्टी प्राप्त होती है उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के बारे में बताया था, गुजरात में पाई जाती है।
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इसका पूरा नाम जो है, देखिए इसका पूरा जो नाम है वो जिम कॉर्बेट है। क्या, देखिए मैं आप लोगों को डिटेल से बता रहा हूँ, कुछ करंट अफेयर भी मैं जोड़ देता हूँ इसमें। देखिए जिम कॉर्बेट, तो फ्रेंड्स भारत का जो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम था जिम कॉर्बेट, जो कि जिसका स्थापना 1936 में हुआ था। और ये भारत के उत्तराखंड में, कहाँ पे फ्रेंड्स, भारत में उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये जो है ना रामगंगा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है, ये रामगंगा नदी के किनारे है, इसलिए इसका वर्तमान नाम जो है चेंज करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, ठीक है। तो वैसे आप लोग को ध्यान रखना है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। और इसका वर्तमान नाम क्या है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। इसका स्थापना कब हुआ था, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध गुजरात की किस नदी पर बनाया गया? तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया, ठीक है। और इसी बांध के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू हुआ था, जो कि मेधा पाटेकर के द्वारा, ठीक है। और मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ, सरदार सरोवर बांध के ऊपर ही भारत का सबसे बड़ा स्टैचू, जो कि 182 मीटर है, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का गठन हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसे सुनहरा रेशा कहते हैं? तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, सुनहरा रेशा। तो देखिए गोल्डन जूट को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। गोल्डन जूट को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा, जिसका इंग्लिश में हम लिख सकते हैं गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। क्लियर है। और ये सबसे ज़्यादा आपका होता है पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। अब क्वेश्चन आता है फ्रेंड, इसे सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह चमकीली सुनहरे रंग के कारण, चमकीली सुनहरे रंग के कारण। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड झारखंड में जो कोडरमा है वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक को हम लोग बोलते हैं माइका। क्लियर है। तो इसके लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। क्लियर है, याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग को समझना पड़े, स्टील है तो स्टील का जो निर्माण जो कराता है वह सेल कंपनी कराता है। कौन कराता है, सेल कंपनी। अब सेल का फुल फॉर्म हम लोग जानना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स सेल का जो फुल फॉर्म होता है आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए एस होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टील होता है, ए से होता है अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं ना, तो मैं आप लोग को बताता हूँ, जो दक्षिण वाला भाग इसे बोलते हैं समुद्री तट, ठीक है। तो इसमें आप लोग को मैं बताता हूँ, भारत में समुद्री तट की जो कुल लंबाई होती है वह 7516 होती है। कितना होता है, 7516.16 होता है। क्लियर है। अब देखिए इसको दो भाग में बांटा गया, एक होता है तटीय भाग। तो तटीय भाग में आप लोग को पता हो कौन कौन सा राज्य आता है, आप लोग मेरे पास पढ़े होंगे GMG KK, ठीक है। और इधर वोट याद किए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, तटीय विस्तार में होता है। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग भारत के मानचित्र बनाते हैं, क्लियर है, तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे सबसे पहले कौन सा राज्य है, गुजरात। देखिए एक ट्रिक में बताता हूँ, GMG KK। देखिए और यहाँ पे होता है, वोट याद कर लिए, WOAT। यानी देखिए ये जो प्रदेश है, यानी कि कुल यहाँ फ्रेंड्स 9 राज्य आते हैं, जिससे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये कुल जो स्टेट है, यानी कुल 9 स्टेट है। तो कुल स्टेट में, यानी कि कुल राज्यों में तटीय भाग का जो विस्तार होता है वह 6300 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 6300 किलोमीटर होता है। लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में आपका कुल 1216.6 किलोमीटर होता है। अगर आप लोग इसे पूरा ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स इतना आप लोग के आ जाएगा, जो कि फाइनल आंसर है, यानी कि ये हो गया, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो फ्रेंड्स भारत की पहली जो रेलगाड़ी चला था वह मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। वह मैं आप लोग को बताता हूँ, वह 14 अप्रैल को चला था, ठीक है, या 16 अप्रैल, मिस्टर सागर गलत नहीं, 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1853 को चला था, ठीक है। पहला जो चला था रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चला था, या मुंबई से ठाणे के बीच में चला था, मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। क्लियर है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। तो ऑप्शन नंबर इसका 1853 है, ऑप्शन में नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर 1853 चला था, ठीक है। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाते हैं। क्लियर है। और डलहौजी के शासनकाल में चला था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो फ्रेंड्स परंपरागत, देखिए परंपरा से चलते आ रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ये नीति रिवाज परंपरा से चलता रहे हैं। यानी परंपरागत ऊर्जा उस स्रोत को कहते हैं जो हम लोग काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ का यूज करते जा रहे हैं। क्लियर है? तो उससे बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा। क्या आप लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में? नहीं करते हैं। पवन ऊर्जा का भी आप लोग यूज नहीं करते हैं, ना ही परमाणु ऊर्जा का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग इसमें से कोयला का डेली यूज करते होंगे। आज भी आप, अगर आप लोग खाना बना रहे होंगे तो कोयला का यूज कर रहे होंगे। तो इसमें से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या हो गया? कोयला हो गया। ठीक है। और ये सब जो हो गया यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ये परमाणु ऊर्जा, इसे हम लोग बोलेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा, यानी इसे हम लोग कहीं भविष्य में यूज करेंगे, इसलिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन याद रखें का 1992 में या ब्राज़ील के रियो डी जेरो में किया गया था। ब्राज़ील के रियो डी जेरो में किया गया था। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले 1992 में यह ब्राज़ील में किया गया था। ब्राज़ील के एक शहर है जो कि रियो डी जेरो में किया गया था। उसके बाद 2002 में, ये 2002 में जो किया गया था वह जोहानसबर्ग यानी कि अफ्रीका में किया गया था। ठीक है। और 2012 में भी जोहानसबर्ग में किया गया था। तो मेन आपका ब्राज़ील का पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? सॉरी, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखा? तुलना। तो देश के विकास की तुलना का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार होता है वह औसत आय होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? औसत आय बोलते हैं इसको, बोलते हैं औसत आय। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है औसत आय क्या होता है? तो देखिए औसत आय क्या होता है ना, प्रति व्यक्ति आय, देखिए इसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय के रूप में बोलते हैं। क्लियर है ना? यानी कि देश की कुल आय को, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं। देश की कुल आय को अगर हम देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं ना, तो उससे हम लोग को औसत आय प्राप्त होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए भारत का जो अभी HDI इंडेक्स है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। यह जो आपका 0.63 है, या ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। ये आप लोग का, उसमें भारत का जो स्थान है वह 131वां है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत आय को रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स वही मैं आप लोग, मिस्टेक थोड़ा हो गया फ्रेंड्स, मिस्टेक है सॉरी। देखिए औसत आय को हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। क्लियर है? तो प्रति व्यक्ति आय देखिए तीन चीज़ पे निर्भर करता है, पर कैपिटा एनुअल, ये तीन चीज़ पे निर्भर करता है। सबसे पहले निर्भर जो करता है फ्रेंड्स वह शिक्षा पे करता है। किस पे करता है? वो शिक्षा पे। दूसरा करता है स्वास्थ्य पे। किस पे करता है फ्रेंड्स? स्वास्थ्य पे करता है। ठीक है। और ये इनकम पे करता है। ठीक है। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब भारत में इसका जो रैंक है मैं 131वां है। ठीक है। और जो पॉइंट्स है भारत का वह 0.63 है। और इसमें जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स वह 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति। और इसका जो मापते हैं हम लोग वह डॉलर में मापते हैं। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग सेवा क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है। बाकी कृषि, डेयरी और वानिकी ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। गुड़, चीनी और ईंट बनाना ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक। और परिवहन, संचार और बैंकिंग क्या हो गया? सेवा क्षेत्रक। और जिससे आप लोग अभी मोबाइल से हमारा चीज़ पढ़ रहे होंगे वो आप लोगों का चतुर्थ क्षेत्रक। ठीक है। नेक्स्ट, जीवन बीमा की गतिविधि है फ्रेंड्स, इसे आप लोग जो बोलें जीवन बीमा की जो गति है वह चतुर्थ में आ जाएगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावे किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा? तो फ्रेंड्स देखिए वर्तमान में कागज के पैसे का, वस्तु के पैसे, धातु के पैसे, प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी। आज फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे डिजिटल मनी, आज भी आप लोग फ़ोन पे के द्वारा आप लोग क्या करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं। आज मैक्सिमम लोगों के पास क्या होता है, मोबाइल रहता है लेकिन उसके जेब में पैसा नहीं होता। क्यों? वो जानता है दुनिया क्या डिजिटल है, तो फ़ोन पे का यूज कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, धन का आधुनिक रूप क्या है? तो फ्रेंड धन का जो आधुनिक रूप है, सिक्के, नोट, प्लास्टिक नोट, डिमांड डिपॉजिट, यानी उपरोक्त सभी हो गए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डिमांड सॉरी उपरोक्त सभी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, उत्पाद के लिए तैयार माल, यानी कि ए और बी दोनों हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को चल कहते हैं जो बहुत सारे राष्ट्र में एक ही कंपनी अपना विस्तार कर चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे, डाक सेवाएं, मोबाइल मरम्मत सेवाएं या वायरिंग मशीन बिक्री की वाद सेवाएं। तो फ्रेंड्स आप लोग का एक क्वेश्चन है, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, जिससे हम लोग बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। ये जो भारत में जो लागू हुआ था वो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, इसका राइट आंसर होगा 15%। क्या होगा? 15%। चलिए ठीक है, आरबीआई का जो स्थापना हुआ था ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, और आरबीआई का वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। और यही शक्ति से आप लोग को पेपर में अच्छा करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये वीडियो फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएंगे। ठीक है, हम आप लोगों का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच।